नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। दिल्ली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पर्यावरण स्थलों का दौरा। इसके साथ ही बता दें कि यमुना वाटिका और बानसेरा पार्क में लगाए पेड़ और विकास कार्यों का जायजा लिया गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया और इसके साथ ही बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यमुना वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने स्थितियों का जायजा लिया और इसके साथ ही बानसेरा पार्क का भी उन्होंने दौरा किया, जायजा लिया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यमुना वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और इसके साथ ही तमाम चीजों को उन्होंने बारीकी से देखा और इसके साथ ही बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है। आज दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी, अधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। सर्किट हाउस में बाढ़ पर करेंगे चर्चा, विकास कार्य और कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक होगी। काशी विश्वनाथ और काल भैरव के भी दर्शन करेंगे और बसंत महिला महाविद्यालय में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में भी शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बता दें कि वाराणसी का दौरा है। इसके साथ ही बैठक कर तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे और बता दें कि दोपहर 3 बजे पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी और अधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे, जहां तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। सर्किट हाउस में बाढ़ पर करेंगे चर्चा, काशी विश्वनाथ और काल भैरव में बता दें कि दर्शन और पूजन करेंगे। सबकी बड़ी खबर है, सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है आज, जहां बता दें कि काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन और पूजन करेंगे और राज्य की सुख समृद्धि और शांति की कामना की जाएगी। इसके साथ ही बता दें कि अधिकारियों संग बैठक भी की जाएगी, जहां बैठक में विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा और इसके साथ ही तमाम जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह का। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी का दौरा है आज। देखिए वर्षा, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम करीब 3 से 4 बजे के मध्य वाराणसी पहुंचेंगे और उससे पहले वो चंदौली में विकास कार्य, कानून व्यवस्था और जो वहाँ की सुविधाएं हैं मुहैया सरकार की तरफ से कराई जा रही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उसका वो निरीक्षण करने के बाद वाराणसी आएंगे और वाराणसी आने के बाद सीधे हेलीपैड से राजकीय अतिथि गृह सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पर जनप्रतिनिधियों और जो जिले के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे वो जिले में निर्माणाधीन जो कार्य योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की हो या फिर प्रदेश सरकार की, उनकी वो समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर भी समीक्षा करेंगे, क्योंकि बीते दिनों चौबेपुर थाना क्षेत्र के छितौना में हुए 2 पक्षों में जमीनी संघर्ष, जमीन को लेकर हुआ संघर्ष जाति हिंसा का रूप ले चुका था, जिसमें तमाम लोगों के ऊपर पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसको लेकर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर और जो दूसरा पक्ष था वो बीजेपी का ही वरिष्ठ कार्यकर्ता बताया जा रहा था का मुकदमा नहीं होने पर दोनों पक्ष लगातार सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ विरोध भी कर रहे थे और इसका एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी वायरल हो रहा था, जिसमें अरविंद राजभर के नेतृत्व में कुछ लोग जो सवर्ण समाज था उसको वो गाली देते हुए, करणी सेना को गाली देते हुए नजर आए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जेल। तो उस मामले पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उस पर कानूनी जो अधिकारी हैं उस पर वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की ओर से जिले में चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं उसका वो स्थलीय निरीक्षण कर सकते हैं और ये बताया जा रहा है कि जो अर्बन रोपवे के रूप में जो वाराणसी जो देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाएगा, उसका देर रात निरीक्षण करेंगे और दौरे के उसी दिन यानी आज वो बाबा काल भैरव और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन करेंगे। दौरे के दूसरे दिन क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कौन कौन से रूट को डाइवर्ट किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? और इसके साथ ही समीक्षा बैठक करेंगे तो उसमें क्या क्या जरूरी दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे जिससे कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सके? देखिए वर्षा, सीएम के आगमन से पहले जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, वो उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक कर सीएम के आने जाने वाले मार्ग का रूट तय किया था, या जो सीएम की जो सिक्योरिटी होती है, जो सिक्योरिटी टीम होती है, वो पहले ही अधिकारियों से बातचीत करके
उनके आने जाने वाले मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर वहां पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम होते हैं वहां पर बाकायदा पीएससी और पुलिस की टीमें लगाई जाती हैं ताकि उनके आवागमन में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। और जहां सेंसिटिव इलाके हैं वहां पे रूफटॉप और ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। और जो कार्यक्रम स्थल है, हालांकि पब्लिकली उनका कार्यक्रम स्थल सिर्फ और सिर्फ जब स्थलीय निरीक्षण करेंगे तभी उनका बाकी सब कार्यक्रम लिमिटेड है। तो जो सिक्योरिटी के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं जो सीएम सिक्योरिटी के, वो मानक के अनुरूप होने चाहिए। इसको लेकर पुलिस कमिश्नर ने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको बाकायदा दिशा निर्देश जारी किया गया है। वर्षा, अभिषेक, क्या कांवड़ यात्रा के लिए भी कोई अहम आदेश देखने को मिल सकता है? क्योंकि कांवड़ियों का आवागमन अब देखने को मिल रहा है, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है, कांवड़ी अपनी कांवड़ लेके पहुंच रहे हैं, तो क्या कांवड़ियों के लिए भी कोई अहम संदेश और कोई आदेश देखने को मिल सकता है? क्योंकि नेम प्लेट विवाद भी काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, इसको लेकर कोई एक्शन के तहत अधिकारियों को कोई निर्देश दिए जा सकते हैं? देखिए वर्षा, जो कांवड़ का जो शिव का अति प्रिय महीना होता है सावन में पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर से लेकर दक्षिण ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जो बाबा के भक्त होते हैं वो काशी विश्वनाथ धाम में आते हैं। और काशी विश्वनाथ धाम में आने से पहले जो कांवड़ लोग होते हैं वो बाकायदा वाराणसी से जल लेकर सीधे प्रयाग जाते हैं और वहां से लगभग 125 किलोमीटर की जो यात्रा होती है वो पैदल 4 से 5 दिनों में वो तय करके आते हैं। और इस दौरान 125 किलोमीटर लंबी यात्रा करने के दौरान जो 5 से 6 दिन का समय लगता है उसको लेकर कांवड़ियों की ओर से जो सुविधाएं मिलती हैं सरकार की ओर से, चाहे वो रोड पे बैरिकेडिंग की हो, चाहे उनके लिए एक लेन की जो सड़क होती है उसको बाकायदा रिजर्व किया जाता है। साथ ही साथ जो खाने पीने की जो दुकानें होती हैं उसके किनारे वो सरकार की ओर से सख्त हिदायत दी गई है कि सभी लोग अपना नेम प्लेट लगा के रखें। हालांकि ये आदेश सरकार की ओर से पिछले बार ही आया था, लेकिन उसको अमल में लाने का भी प्रयास किया जा रहा है। और इसको लेकर जो जिले की खाद्य आपूर्ति की टीम है वो लगातार मार्ग के किनारे जो कांवड़ मार्ग होते हैं उनके किनारे पड़ने वाले दुकानों का लगातार निरीक्षण कर रही है। उनकी जो फूड होती है उसकी लगातार सैंपलिंग कराई जा रही है। साथ ही साथ जो दुकानदार होते हैं, जो दुकान के ओनर होते हैं, साथ ही साथ जो उसके काम करने वाले लोग होते हैं उनकी पहचान भी की जा रही है कि कौन क्या, किसका क्या नाम है, किस जाति का, किस धर्म का है। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति टीम की ओर से लगातार तो इन सब मुद्दों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफी चुस्त दुरुस्त नजर आते हैं। और होना भी चाहिए क्योंकि ये भगवान शिव का अति प्रिय महीना है और खुद वो गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, तो लिहाजा उनका सनातन धर्म में काफी आस्था है, काफी विश्वास है और उसको किसी भी प्रकार से ठेस नहीं पहुंचने देते। उनका हर संभव प्रयास होता है कि सरकार की ओर से जो हिंदू कांवड़ हो या फिर जो त्योहार हो उसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जो इंतजामात हो वो पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त हो। और इसी को लेकर वो लगातार जब भी कभी काशी दौरा उनका होता है वो काशी विश्वनाथ धाम और काल भैरव में दर्शन पूजन का एक महत्वपूर्ण बात ये भी बताते वर्षा है कि जब जब सीएम वाराणसी आते हैं वो लगभग काशी विश्वनाथ धाम में हर बार दौरा करते हैं और अब तक लगभग 125 से बार यानी 125 से ज्यादा बार वो काशी विश्वनाथ धाम में बतौर मुख्यमंत्री शीश नवा चुके। ये पहला ऐसा मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने एक बार काशी विश्वनाथ धाम में इतनी बार से ज्यादा दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया है। तो आज भी वही उम्मीद है और वहां पर जाएंगे जो काशी विश्वनाथ धाम में जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जो काशी विश्वनाथ धाम में जो कांवड़ आकर जलाभिषेक करते हैं उनके लिए क्या सुविधाएं होंगी, काशी विश्वनाथ धाम न्यास ट्रस्ट की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से किस प्रकार की सुविधाएं उनको की जाएगी। क्योंकि जो योगी सरकार है उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि जो श्रद्धालु हैं उनकी श्रद्धा, सरलता और सुगमता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो इसको लेकर सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं। वर्षा, ठीक है अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की और बता दें कि बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर है जहां नीतीश सरकार का बड़ा फैसला सामने आया। 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया गया है। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी भरी खबर है। उपभोक्ताओं को मिलेगी 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली। 1 अगस्त 2025 से लागू होगी योजना और इसके साथ ही राज्य के 1.67 करोड़ घरों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां नीतीश सरकार ने बता दी कि जहां एक और आगामी चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है और इसके साथ ही
अपने अपने पक्ष को आगे रखने के लिए, धरातल पर विकास कार्यों को लाने के लिए लगातार पार्टियों की ओर से कार्य किए जा रहे हैं। तो वहीं अब दूसरी ओर नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, जहां 1 अगस्त से बता दें कि अब मुफ्त बिजली मिलती हुई नजर आएगी और 1 अगस्त 2025 से यह योजना लागू की जाएगी। और इसके साथ ही इसका ऐलान किया गया है, जहां राज्य के 1.67 करोड़ घरों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। और इसके साथ ही बता दें कि बड़ी राहत भरी खबर है, जहां लोग अब देखने वाली बात यह होगी कि जहां एक और आगामी चुनाव का आगाज देखने को मिल रहा है, वहां दूसरी ओर नीतीश सरकार का यह ऐलान किस और रुख लेता हुआ नजर आता है और कितना फायदा मिलता हुआ नजर आता है। इसके साथ ही सबकी बड़ी खबर है, जो 125 यूनिट तक फ्री बिजली का ऐलान किया गया है नीतीश सरकार की ओर से। धर्म परिवर्तन मामले को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक बता दें कि छांगुर बाबा पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने अब तक कुल 14 ठिकानों पर छापा मारा। बलरामपुर में छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर सुबह 5 बजे से ईडी की छापेमारी जारी है, जिसमें मधुपुर स्थित आवास और उतरैला का सुभाषनगर कॉम्प्लेक्स शामिल है। वहीं दूसरी ओर मुंबई के महिम स्थित रिजवी हाइट्स में भी ईडी ने दबिश दी है, जहां लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही बता दें कि छांगुर बाबा पर ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही बता दें कि फंडिंग और सारी जांचों को खंगाला जा रहा है, पूरे मामले में छानबीन और अभी भी की जा रही है। और इसी के तहत बता दें कि ईडी भी लगातार अपना शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है, जहां छांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी की रेड देखने को मिल रही है। सुबह 5 बजे से छापेमारी जारी है। और इसके साथ ही बता दें कि ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इसी खबर पर रुक करेंगे हमारे संवाददाता विशाल सिंह का। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? लगातार छांगुर बाबा के ठिकानों पर कहीं कार्रवाई, अवैध निर्माणों पर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी अब ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। जो रिमांड थी वो खत्म हो गई थी। नीतू अरोरा उर्फ नसरीन और छांगुर बाबा को कल जेल भेज दिया गया, लेकिन आज तड़के सुबह 5 बजे ही ईडी की टीम बलरामपुर के उतरौला में पहुंची है, जहां 12 जगहों पर छापेमारी जारी है। सूत्रों की बात करें तो 2 मुंबई के ठिकाने को मिला के 14 जगहों पे छापेमारी इस समय चल रही है। विशाल, जिस तरह से ईडी का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, क्या अभी तक ईडी को कुछ चीजें मिली हैं या कुछ सबूत मिले हैं या कोई भी चीज उनको मिलती हुई नजर आई है? इस बारे में ईडी ने जो है वो मीडिया से दूरी बना के रखी है। मीडिया कर्मियों को बात नहीं हो पाई है अभी। जैसे ईडी की कार्रवाई खत्म होगी, कुछ होता है तो तुरंत अपडेट किया जाएगा। विशाल, जिस तरह से छांगुर बाबा से लगातार पूछताछ की जा रही है, क्या उसमें कोई खुलासा हुआ है अभी तक? छांगुर बाबा से जो है जब एटीएस ने पूछताछ की तो उसने बलरामपुर में तैनात कई ऐसे अधिकारियों के नाम लिए जो पूर्व में तैनात है, जो वर्तमान में तैनात है। उसकी भी जांच की जा रही है कि कहीं उनको फंसाया तो नहीं जा रहा है कि या सच बोल रहा है। ठीक है विशाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बालासोर की छात्रा द्वारा आत्मदाह किए जाने की घटना ने उड़ीसा की राजनीति में उबाल ला दिया है। इस मामले को लेकर कांग्रेस सहित 8 विपक्षी दलों ने आज राज्यव्यापी बंद का आह्वान किया है। पूरी बता दें कि रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं बता दें कि मयूरभंज में भी कई विपक्षी दलों ने राज्य सरकार के खिलाफ उड़ीसा बंद का आह्वान किया। और इसके साथ ही बात प्रभावित की करें तो वहां भी विपक्ष दल राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए। ये 3 तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बता दें कि पहली तस्वीर उड़ीसा के मयूरभंज से है, तीसरी तस्वीर उड़ीसा के पुरी से है। और इसके साथ ही बता दें कि और लगातार आप देख सकते हैं तीनों ही तस्वीरों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। रेलवे स्टेशन और इसके साथ ही रेलवे ट्रैक पर तख्तियां और इसके साथ ही बता दें कि रोका गया है। और इसके साथ ही अगर मयूरभंज की बात करें तो वहां पे आग लगाई गई और इसके साथ ही बता दें कि तीनों ही जगह पे विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। बिहार की राजधानी पटना के पारस अस्पताल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अस्पताल के भीतर गोलाबारी की सनसनीखेज घटना हुई है। पैरोल पर इलाज के लिए लाया गया एक कैदी अज्ञात हमलावरों का निशाना बन गया। पटना एसएसपी के मुताबिक अस्पताल के अंदर ही उसे गोली मार दी गई और उसका इलाज चल रहा था। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए। और आपत्ति गैंग की
मामले में या जो विरोधी गैंग हैं, उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी है। अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर अपना अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव है। कई गोलियां लगी हैं, ये कितनी गोलियां लगी हैं ये डॉक्टर ही कितने की संख्या में अपराधी व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी, बड़ा दुर्दांत अपराधी था और गैंग और इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग से कोई मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे हैं। बक्सर जिला के एक दुर्दांत अपराधी चंदन मिश्रा, इनके ऊपर हत्या के दर्जनों केस दर्ज थे और इसमें एक में ये सजा याफ्ता भी है। इनका ये इतने दुर्दांत अपराधी थे कि इनको यहाँ बक्सर से भागलपुर जेल ट्रांसफ़र किया गया था और ये इलाजरत होने के कारण इनको पैरोल पे दिया गया था। इसी में इलाज के क्रम में ये यहाँ भर्ती थे। भर्ती रहने में इनके जो संभवतः जो विरोधी गुट वाले थे उनके द्वारा यहाँ आके इनको गोली मारी गई है। कई गोलियाँ लगी हैं, इनको इलाजरत हैं अभी और इसमें हम लोग बक्सर पुलिस की मदद से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं कि इनका विरोधी गैंग में कौन कौन थे। जो शूटर थे उनका चेहरा हम लोग फ़ोटो मिल गया है और हम लोग आइडेंटिफाई करवा रहे हैं। ये देखने से प्रतीत हो रहा है कि इनके जो हरियाणा के रोहतक बीती रात भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसके साथ ही बता दें कि 3.3 तीव्रता भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था। हालांकि किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है। अमरनाथ यात्रा मार्ग से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बता दें कि रेल पटरी के पास स्टील ब्रिज के समीप भूस्खलन हुआ है। इस हादसे में 3 श्रद्धालु घायल हो गए। राहत बचाव कार्य जारी है और प्रशासन ने यात्रियों को बता दें कि सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा में भूस्खलन हुआ। भूस्खलन में 3 यात्री घायल हुए हैं। इसके साथ ही बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और राहत बचाव कार्य जारी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण नदियों का बढ़ता जलस्तर अब चिंता का विषय बनता जा रहा है। एक तरफ जहां जहानाबाद में बता दें कि नदी उफान पर है, तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट पूरी तरह जलमग्न हो गया है। निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पे देख सकते हैं। पहली तस्वीर बता दें कि वाराणसी से है, दूसरी बिहार से है और दोनों ही जगह पे आप देख सकते हैं कि अब नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है, अब जो काफी ज्यादा चिंता का विषय बन गया है। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती, वो भावनाओं, मूल्य और संस्कारों का भी निर्माण करती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसी सोच के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य के सभी स्कूलों में हर सुबह की शुरुआत बता दें कि श्लोक से होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस पहल में यह निर्णय लिया गया है और इसकी सराहना शिक्षावादियों से लेकर सामाजिक संगठन तक कर रहे हैं। यह फैसला नई पीढ़ी को न केवल ज्ञान बल्कि जीवन के नैतिक रास्तों में भी जोड़ने की कोशिश करेगा। इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक नई शैक्षणिक पहल देश भर में चर्चा का विषय बन गई है, जहां राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में अब हर सुबह की शुरुआत श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक के साथ होगी।
इसे केवल धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक बौद्धिक और नैतिक शिक्षण उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का ये निर्णय महज एक नीतिगत आदेश नहीं, ये आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान के बीच एक सेतु है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को स्कूल में अनिवार्य बनाना न केवल भारतीय सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि छात्रों को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में एक प्रयोग भी है। ये प्रयोग बच्चों के मनोविज्ञान और निर्णय क्षमता पर कैसा असर डालेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मंशा स्पष्ट है, शिक्षा केवल सूचनाओं तक सीमित न रहे, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी सिखाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि शिक्षा प्रणाली को भारतीयता के मूल विचारों से जोड़े बिना हम आने वाली पीढ़ी को उनकी जड़ों से नहीं जोड़ सकते। इसी सोच के तहत उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को राज्य पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि ये पहल बच्चों में आत्मबल, नैतिकता और निर्णय क्षमता को निखारने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वे केवल विद्वान नहीं बल्कि सशक्त और संवेदनशील नागरिक बने। अब उत्तराखंड के स्कूलों में हर दिन एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत होगी। प्रार्थना सभा के बाद गीता का एक श्लोक पढ़ा और समझाया जाएगा। हर सप्ताह एक नया श्लोक ऑफ द वीक के रूप में चुना जाएगा, जिसे अर्थ सहित समझाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। यह अभ्यास बच्चों में केवल स्मृति नहीं बल्कि विवेक और जीवन दर्शन। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।